नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चले बढ़ते हैं खबरों की तरफ आगे। ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स, ख्वाजा के दर पर पीएम मोदी की चादर। जी हां, ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स है और ख्वाजा के दर पर पीएम मोदी की चादर पहुंची। पीएम मोदी की ओर से अजमेर दरगाह में चादर पेश की गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वहां पर गए, चादर को पेश किया। बुलंद दरवाजे पर सुनाया पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश और देश में अमन चैन की कामना के साथ ही दुआ मांगी गई। ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स है। इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जब पहुंचे, उसी वक्त की तस्वीरें आपको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं। और यहां पर जाकर पीएम मोदी की चादर को पेश की गई, चढ़ाई गई और साथ ही बुलंद दरवाजे पर पीएम मोदी का संदेश भी सुनाया पढ़कर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। पीएम मोदी ने जब मुख्तार अब्बास नकवी को चादर दी थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी और उसके बाद जब अजमेर पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और जब गरीब नवाज के दर पर पहुंचे, ख्वाजा के दर पर पहुंचे, तो वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर पीएम मोदी की चादर को पेश की गई, उसको चढ़ाया गया और उसके बाद ही देश में अमन चैन की कामना भी की गई, दुआ मांगी गई। कोविड का दौर भी चल रहा है, ऐसे में सभी ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द ही कोविड की महामारी खत्म हो और इन विषम परिस्थितियों से भारत बाहर निकले। यही कामना भी, यही दुआ भी मांगी गई जब मुख्तार अब्बास नकवी ने दरगाह में चादर चढ़ाई। और साथ ही साथ बुलंद दरवाजे पर भी पीएम का जो संदेश था उसको भी सुनाया गया पढ़कर मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। और इस दरमियान बड़ी संख्या में जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो भी दिखाई दिए। एयरपोर्ट की जब तस्वीरें आई थी तो वहां पर भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि इंतजार सुबह से ही किया जा रहा था कि कब पहुंचेंगे मुख्तार अब्बास नकवी और कब अजमेर दरगाह जाएंगे। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनका वेलकम भी किया। मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, बीजेपी के तमाम लीडर्स भी थे, स्थानीय कार्यकर्ता भी थे, जिनमें खुशी भी है केंद्रीय मंत्री को अपने बीच पाकर। और अजमेर दरगाह जब गए, वहां पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथ में दिखाई दिए और सभी ने मिलकर दरगाह पर जो पीएम मोदी ने चादर भेजी थी मुख्तार अब्बास नकवी के हाथों, उस चादर को पेश की। और उसके साथ ही देश भर में अमन चैन बनी रहे, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, भाईचारे की स्थिति बनी रहे, इसको लेकर ही दुआ मांगी गई। और इसी पर अजमेर से मेरे सहयोगी कौशल जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगी। कौशल, सुबह से इंतजार था कि कब मुख्तार अब्बास नकवी दरगाह जाएंगे, चादर पेश करेंगे, वो तस्वीर सामने आ गई है। अब इसके बाद अभी क्या कुछ खास वहां पर चल रहा है? कहाँ है मुख्तार अब्बास नकवी? उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं। ये वार्षिक उत्सव कौमी एकता, भाईचारे की खूबसूरत मिसाल है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, उनसे जुड़ी मान्यताओं और आस्थाओं का सद्भाव, सह-अस्तित्व, विविधता से भरे हमारे देश की अद्भुत धरोहर है। इस धरोहर को सहेजने और मजबूत बनाने में देश के विभिन्न साधु संतों, पीर फकीरों का बहुमूल्य योगदान रहा है। शांति और समरसता के उनके शाश्वत संदेश ने हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सदैव समृद्ध किया है। अपने सूफी विचारों से समाज में अमिट छाप छोड़ने वाले गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारी महान आध्यात्मिक परंपराओं के आदर्श प्रतीक है। प्रेम, एकता, सेवा, सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते गरीब नवाज के मूल विचार मानवता को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के वार्षिक उर्स पर दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देशवासियों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत। ये मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे। जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा है, जो संदेश है प्रधानमंत्री मोदी का, वो पढ़कर सुना रहे थे और तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी इसमें किया गया। अमन चैन की कामना, साथ विविधताओं में एकता का देश है भारत और हिंदुस्तान की धरोहर यही है कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग धर्मों को सहेज कर रखा गया है और जो भाईचारे की भावना सभी के भीतर है वो हमेशा बनी रहे। कोविड के इस दौर से देश निकलेगा, ऐसी उम्मीद वो करते हैं और संदेश उनका पढ़कर मुख्तार अब्बास नकवी ने सुनाया।
आगे बढ़ते हैं। मनमस्त अंदाज में दिखे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। जी हाँ, महिलाओं पुरुषों के साथ थिरके डॉक्टर मीणा, वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। मनमस्त अंदाज में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दिखाई दिए। महिलाएं भी पुरुषों के साथ भी थिरकते हुए दिखाई दिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। दौसा के रोहड़ा कला गांव में शादी समारोह में वो शरीक होने के लिए पहुंचे हुए थे और वहीं से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर मनमस्त अंदाज में थिरकते हुए गाते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दिखाई दिए और साथ ही शादी समारोह में शामिल होने गए थे बाबा। और मीणा का ये अंदाज देखकर शादी समारोह में लोगों में भी जोश भर गया। अक्सर अमूमन ऐसे दिखते नहीं हैं, तल्ख तेवर, तीखे अंदाज में दिखाई देते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन जब मौका था यहाँ पर शादी समारोह का, खुद को रोक नहीं पाए, थिरकते हुए गाते हुए दिखाई दिए। और इसी से जो वहाँ पर उनके समर्थक भी थे, जो कार्यकर्ता भी थे, जो और लोग भी थे, उनमें भी जोश दिखाई दिया। किरोड़ी लाल के पास में लग गया लोगों का जमघट। जहां पर थिरक रहे थे किरोड़ी लाल मीणा, वहीं पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई बनाने लगा डॉक्टर साहब का वीडियो। जो वहां पर मौजूद था, हर शख्स वीडियो बनाते हुए दिखाई दिया। उनको इस तरीके के अंदाज में कैमरे में कैद करने की होड़ भी दिखाई दी और हर तरफ वायरल हो रहा है यही वाला वीडियो जो आपके सामने हम रख रहे हैं। मीणा ने पिछले दिनों दिल्ली में कई दिग्गजों से भी मुलाकात की थी, तब चर्चाओं में एक बार फिर से आए थे। दिल्ली में जाकर तमाम दिग्गजों से मुलाकात की थी, बातचीत अलग अलग मुद्दों पर हुई थी। संभवतया मुलाकात के बाद का तो नहीं ये कोई कॉन्फिडेंस, कहा जा रहा है कि मुलाकात में ऐसा तो कुछ नहीं हो गया जिसके बाद ये कॉन्फिडेंस मीणा का दिखाई दे रहा है। बहरहाल उसके तरीके तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, अक्सर ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। तमाम जगहों पर जहां पर भी ज़रूरत होती है किरोड़ी लाल मीणा की, कोई आंदोलन हो या फिर कोई धरना हो, अक्सर आप देखते हैं कि आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर अपने समर्थकों के दिखाई देते हैं। लेकिन जब शादी समारोह में शरीक होने के लिए पहुंचे हुए थे तो वहां पर इस तरीके से महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ डांस करते हुए, बीच में थिरकते हुए, एक तरीके से आपका ये थिरकते हुए मदमस्त अंदाज में दिखाई दिए और ये अनोखा है अपने आप में। बीकानेर से खबर है, वाणिज्यिक कर विभाग में पुनर्गठन का इंतजार किया जा रहा है। लंबे वक्त से ये इंतजार भी हो रहा है। बीकानेर से खबर है, वाणिज्यिक कर विभाग में पुनर्गठन का इंतजार। पिछले बजट में हुई थी घोषणा लेकिन नहीं हो पाया इम्प्लीमेंटेशन, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। पिछले बजट में घोषणा कर दी गई थी लेकिन अभी तक सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। एक एसीटीओ के जिम्मे 1200 फाइलों की मॉनिटरिंग है। अब कैसे काम वहां पर चल रहा है वो भी आप समझिए। ऐसे में कैसे हो पाएगी प्रभावी मॉनिटरिंग, इसको लेकर भी सवाल है। कई राज्यों में हो चुका है जीएसटी पुनर्गठन, लेकिन बीकानेर में, यहाँ पर बीकानेर की स्थिति को लेकर अभी भी इंतजार। प्रधान आयुक्त एसीएस वित्त और एफएसआर को देना होगा ध्यान। पहले भी 3 बार हुई है गंभीर कवायद, पहले भी 3 मरतबा गंभीर कवायदें की गई हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। अब नया बजट है आने को, लेकिन पिछली घोषणा पर नहीं हुआ काम। नया बजट ही आने को तैयार है, लेकिन अब सवाल ये कि पिछली घोषणा पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ, उसको काम में लाया क्यों नहीं गया। सीएम घोषणा के बाद भी आखिर किस स्तर पर ये लापरवाही हुई है, इसकी जांच क्या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जब सीएम स्तर पर घोषणा इसकी कर दी गई तो फिर आखिर अभी तक लापरवाही क्यों, काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, अभी तक इंतजार क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर भी कई सवाल हैं। पिछले बजट में ही घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अब दूसरा बजट भी सामने है और ऐसे में अब क्या उम्मीदें बढ़ जाती हैं या फिर अब कोई तस्वीर साफ होगी और अभी तक किस लेवल पर ये लापरवाही हुई है, कहां पर ध्यान नहीं दिया गया, कहां पर ध्यान देने की जरूरत है, इसको लेकर भी कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब इस पर खास तौर से फोकस करने की जरूरत होगी और मॉनिटरिंग को लेकर भी सवाल ये किया जा रहा है कि लगातार कई शिकायतें मिलती भी हैं, कई बातें निकलकर सामने भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर फोकस नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता। अब चूंकि उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती हैं, बजट सत्र 24 को बजट रखेंगे सामने प्रदेश का सीएम अशोक गहलोत और उसके बाद तस्वीर भी हालांकि साफ होगी, लेकिन पिछले बजट में जो घोषणा हुई थी उसको अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर कई बातें निकल रही हैं और नया बजट आने को है, उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन अब नए बजट के बाद ही इसकी रफ्तार आगे बढ़ेगी या फिर इसी तरीके से इंतजार आगे करना होगा, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। खान बिजनेस में एक सांसद की एंट्री हो गई है। जी हां, 10 बीघा जमीन से लेकर शुरू की खान लीज। बड़ी जानकारी, खान बिजनेस में एक सांसद की एंट्री, 10 बीघा जमीन लेकर शुरू की खान लीज और टोंक जिले के मालपुरा में शुरू की है खान लीज। अब यहाँ शुरू हुआ ग्रेनाइट का खनन, 2 करोड़ रुपए की लगाई गई है मशीनें, 2 करोड़ की मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। ग्रेनाइट का खनन शुरू कर दिया गया। यहाँ निकल रहा है काले रंग का ग्रेनाइट। सांसद के करीबी लोग संभाल रहे यहाँ खान का काम, खान का जिम्मा। जयपुर से सटे एक संसदीय क्षेत्र के सांसद ने शुरू किया है काम, अब जिसको लेकर यहाँ पर भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। लंबे वक्त से खबरें इसको लेकर भी आ रही थी। अब 2 करोड़ रुपए की मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। अब ग्रेनाइट का खनन शुरू कर दिया गया। टोंक जिले के मालपुरा में खान लीज
शुरू की है। 10 बीघा जमीन लेकर शुरू की खान लीज। खान बिजनेस में किस तरीके से एक सांसद की एंट्री हो रही है, इसको लेकर भी ये पूरी खबर आपको समझनी होगी। 10 बीघा जमीन लिया जिसमें खान लीज को शुरू कर दिया गया और ये जमीन ली गई है टोंक जिले के मालपुरा में, वहां पर ही खान लीज शुरू कर दी गई है। अब ग्रेनाइट का खनन भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया। 2 करोड़ रुपए की लागत से या फिर 2 करोड़ रुपए लगाई गई है मशीनों के पीछे। मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ निकल रहा काले रंग का ग्रेनाइट और सांसद के करीबी लोग संभाल रहे खान का काम। यहाँ पर जयपुर से सटे एक संसदीय क्षेत्र के सांसद ने शुरू किया है काम। अब सांसद की एंट्री को लेकर भी तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सांसद की एंट्री किस तरीके से खान बिजनेस में हुई है, ये पूरी खबर आपको समझनी होगी। जमीन को लीज पर लिया गया और खनन शुरू कर दिया गया, इसको लेकर जिम्मा भी सौंपा गया है। अब जयपुर से सटे एक संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया, उसको लेकर कई बातें। लंबे वक्त से चर्चा भी थी कि खान बिजनेस में वो जा सकते हैं या फिर उनकी एंट्री हो सकती है संभवतः। अब वो तस्वीर पूरी की पूरी साफ हो चुकी है और जयपुर से सटा ही एक संसदीय क्षेत्र है जहां के सांसद ने ये काम शुरू किया है और अपने स्तर पर जो भी अधिकारी हैं या फिर जो उनके संपर्क में हैं उनसे भी लगातार वो बातचीत कर भी रहे हैं, उनको भी दिशा निर्देश वो दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, सांसद की एंट्री खान बिजनेस में हुई है। 10 बीघा जमीन और उसी में वो अब आगे बढ़ रहा है। दौसा में पुराने 2 मित्र इन दिनों सुर्खियों में हैं। जी हां, दौसा से ये खबर है जहां पर 2 पुराने मित्र हैं, 2 इन दिनों सुर्खियों में छा गए हैं। शहर की जनता ने कर दिया नामकरण। जी हां, शहर की जनता जिसने नामकरण कर दिया है, एक को दूल्हा तो दूसरे को कहते हैं बिंदायक। जी हां, क्योंकि बिंदायक दूल्हे को पल के लिए भी नहीं छोड़ते अकेला। कहा यह जा रहा है कि एक को दूल्हा नाम दिया गया, एक को बिंदायक का नाम दिया गया, क्योंकि बिंदायक दूल्हे को पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कहीं दूल्हे को डुबो ना दे ये बिंदायक, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कहीं ये भारी ना पड़ जाए। दूल्हे को बारातियों की खैर मकदम की भी जरूरी है और साथ ही फिलहाल एक नेताजी के आशीर्वाद के चलते दोनों हैं गदगद। लेकिन भूल रहे समय का पासा पलटने में वक्त नहीं लगता है, कभी कुछ भी हो सकता है। और सियासत की बात अगर होती है तो कहा जाता है अनिश्चितताओं का खेल है सियासत, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सियासत आखिर सियासत ही है, राजनीति राजनीति ही होती है। पहले भी उठ चुके कई खिलाड़ियों के विकेट। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जो भी गेम खेला जा रहा है या फिर जो भी खेल खेला जा रहा है उसमें संभल कर चलने की जरूरत है, कभी भी पासा पलट सकता है। दौसा में 2 पुराने मित्र हैं जिनको शहर की जनता ने अलग अलग नाम दिए हैं, एक को दूल्हा दूसरे को बिंदायक। अब दूल्हा जो है वो बिंदायक के भरोसे है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कहीं दूल्हे को डुबो ना दे ये बिंदायक, इसलिए दूल्हे को भी संभल कर रहने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है सोच समझ कर। अभी और करना होगा इंतजार। जी हाँ, मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार का इंतजार अभी लंबा होने वाला है। जी ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। अभी और इंतजार करना होगा। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर चर्चाएं लंबे वक्त से हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम रूप दिया नहीं गया, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तक रूपरेखा भी सामने नहीं आ पाई है। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार का इंतजार लंबा होगा। कांग्रेस अलकमान ने बदला अपना मैंडेट। जी हाँ, और प्रदेश नेतृत्व को दिया सबसे पहले उपचुनाव जीतने का टास्क। अब जो अलकमान है वहां से कहा जा रहा है कि अपना मैंडेट बदल दिया गया। प्रदेश नेतृत्व को सबसे पहले उपचुनाव जीतने का टास्क दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है कि पहले उपचुनाव में जीत हासिल कीजिए, उसके बाद ही मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होगा। चारों विधानसभा सीटों पर जीत को लेकर टास्क दिए गए हैं। चारों विधानसभा में किस तरीके से जीत हासिल करनी है, विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से किस तरीके से संपर्क साधना है, जीत किस तरीके से होनी है, इसको लेकर टास्क दिया गया, लक्ष्य निर्धारित किया गया। एक टास्क है, उसमें जीतना है, ये उनका लक्ष्य भी है। और अगर जीतते हैं तो उसके बाद ही कोई गिफ्ट उनको दिया जाएगा, कोई तोहफा उनको दिया जाएगा उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, और इसके बाद ही मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार करने के निर्देश दिए गए हैं अलकमान की तरफ से यहां पर प्रदेश नेतृत्व को। और इसके लिए अलकमान भेजेगा एआईसीसी के पर्यवेक्षक। चारों विधानसभा सीटों पर भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक। इससे पहले थी बजट सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की अटकलें। कहा यह जा रहा था, अभी तक जो खबर थी, जो हमने आपको बताई थी कि बजट सत्र के बाद तुरंत हो सकता है मंत्रिमंडल फेरबदल या फिर विस्तार को लेकर जो तस्वीर है वो साफ हो। लेकिन फिलहाल अब जहां जहां पर भी उपचुनाव होने हैं, पहले टास्क उनको लेकर दिया गया कि वहां पर आप जीतिए, वहां पर चारों विधानसभा के क्षेत्र जहां पर भी हैं वहां पर आप लगातार एक्टिव मोड में आ जाइए, जीत कर दिखाइए, उसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होगा। लेकिन अब संभवतः मार्च के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ऐसा कहा भी जा रहा है, ऐसा लग भी रहा है। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती बजट सत्र के बाद। दूसरी ओर पायलट कैंप कर रहा पूरी कोशिशें, उपचुनाव से पहले कम से कम अपने 2 विधायकों को मंत्री बनवाने की कोशिश पायलट गुट की तरफ से लगातार की जा रही है। विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा को मंत्रिमंडल में शामिल करवाने की कोशिश पायलट की खुद है और इसके लिए प्रभारी अजय माकन के मार्फत रखी गई अपनी बात। अलबत्ता अलकमान से चर्चा कर मुख्यमंत्री गहलोत ही लेंगे अंतिम फैसला। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
उपचुनाव और अंदरूनी शहमात का खेल चल रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर है। उपचुनाव और अंदरूनी शहमात का खेल, बाहर आ ही गई राजसमंद की अंदरूनी रार। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि खुलकर सबके सामने आ गई है राजसमंद की अंदरूनी रार। पर्यवेक्षक गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी का था दौरा। स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति से नाराज हो गए कुछ कार्यकर्ता और जिला कार्यालय में ही कर दिया हो हल्ला। दरअसल किसी कार्यकर्ता से थी सिर्फ इतनी नाराजगी कि आखिर जिसने पार्टी के प्रत्याशी को हरवाया उसे क्यों रखे हुए हैं साथ। जबकि दीप्ति फिलहाल है स्थानीय क्षेत्र सियासत में नई और दीप्ति को पता ही नहीं थी लोकल महाभारत। निकाय चुनावों से पैदा हुई कूटनीतिक बिसात के दिखने लगे हैं परिणाम, और साथ ही अलबत्ता बाहर आ रही स्थानीय नेताओं की नाराजगी। आपसी सियासत अब देखना होगा कि पर्यवेक्षक किसे चुनते हैं, काबिलियत में किसकी एंट्री होती है, किसको चुना जाता है। लेकिन दीप्ति तो पहले से ही है क्षेत्र में सक्रिय, नियमित क्षेत्र के कर रही हैं दौरे भी, और साथ ही अब सियासी गलियारों में यही है चर्चा, क्या दीप्ति को पार्टी के उच्च स्तर पर दिए गए हैं कोई संकेत। हालांकि फिलहाल तो वही मानी जा रही मजबूत नाम, लेकिन राजनीति में दिन रात बनते बिगड़ते समीकरण तय करेंगे किसी का भविष्य। अब किसको लेकर यहाँ पर स्थिति साफ होगी ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल राजसमंद में जो अंदरूनी रार चल रही थी, अंदरूनी जो कलह चल रही थी, वो कहीं ना कहीं खुलकर अब सामने आ रही है। स्थानीय जो नेता हैं, स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, वो दीप्ति को लेकर नाराज भी चल रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। या फिर हो सकता है अब किसी नए की एंट्री होती है, कई नामों को लेकर मंथन भी हो रहा है। लेकिन क्या दीप्ति को उच्च लेवल से, उच्च अधिकारियों की तरफ से या फिर बड़े लेवल पर किसी से कोई संकेत मिला है, कोई मैसेज मिला है जिसको लेकर वो लगातार एक्टिव भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा भी लगातार कर रही है। लेकिन क्या होगा उस पर लगातार नजर रहेगी। मैडम की धार्मिक यात्रा से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मैडम की धार्मिक यात्रा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। जानकार सूत्र कह रहे हैं मैडम नहीं जा रही किसी प्रकार की कोई राजनीतिक धार्मिक यात्रा पर। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है। मैडम की यात्रा को लेकर लगातार कई चर्चाएं भी चल रही हैं, कई बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब जानकार सूत्रों ने यह साफ कर दिया कि मैडम फिलहाल नहीं जा रही किसी प्रकार की कोई राजनीतिक धार्मिक यात्रा पर। मैडम जा रही केवल गिरिराज जी परिक्रमा के लिए उत्तर प्रदेश यूपी जाने वाली है। कल हुई जेपी नड्डा के साथ बैठक में मैडम ने साफ कर दिया है। कल जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में लंबी मुलाकात भी हुई थी, 45 मिनट के करीब बातचीत हुई, जिसके बाद मैडम ने यह साफ कर दिया। अपनी धार्मिक यात्रा को लेकर साफ किया, पार्टी के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया। मैडम की राजनीतिक धार्मिक यात्राओं से जुड़ी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया। गिरिराज जी यात्रा को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप भी मैडम ने लगाया। जबकि मैडम कई सालों से करती आ रही है धार्मिक यात्राएं। सावन में पूजा अर्चना, दतिया शक्तिपीठ और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में धोख लगाती रही है मैडम। वक्त वक्त पर वो तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। लेकिन इस मर्तबा भाई लोगों ने धार्मिक यात्रा को दे दिया राजनीतिक यात्रा का नाम। अब पंडित जी से तारीख मिलने के बाद मार्च में मैडम जल्द करेंगे गिरिराज जी की परिक्रमा भी शुरू, और ये होगी आस्था के प्रति समर्पित मैडम की केवल धार्मिक यात्रा। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं होगी, याद रखें, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था सोशल मीडिया पर भी, ये धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक यात्रा है, जिसको लेकर कल जेपी नड्डा के साथ बातचीत भी हुई थी दिल्ली में। उसमें साफ ये कर दिया गया कि कुछ लोग जो है उनकी यात्रा को लेकर दुष्प्रचार फैला भी रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और अलग अलग हिस्सों में भी। लेकिन उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ये उनकी महज धार्मिक यात्रा है। वो वक्त वक्त पर साल दर साल ऐसी तस्वीरें आती भी रहती हैं जब अलग अलग मंदिर हो जाती हैं, धोख लगाती हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ, और इस बार भी वो धार्मिक यात्रा पर ही निकलेंगी। और ये साफ तौर से उनकी आस्था के प्रति समर्पित भावना को भी दिखाएगा। ये मैडम की केवल धार्मिक यात्रा है। राजस्थान की भाजपा सियासत में चंद्रशेखर का बढ़ता ग्राफ। जी हां, राजस्थान की भाजपा सियासत में चंद्रशेखर का किस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है वो भी आप समझिए। यूपी की जुदा कूटनीति, राजनीति और सियासत के अनुभव से लेकर राजस्थान तक का पूरा सफर चंद्रशेखर का अब किस तरीके से राजनीतिक जो ग्राफ है वो उनका बढ़ रहा है समझिए। रेत के धोरों से लेकर झीलों की नगरी और चंबल से वागड़ और ब्रिज तक पकड़। महज कुछ साल में संगठन में करवाए कई बदलाव भी। भले ही लोग कुछ भी कहें, लेकिन पूनिया के साथ मजबूत जुगलबंदी रहती है चंद्रशेखर की। दोनों की घंटों चली बैठकों ने सियासत को अलग दिशा दी है। विचार परिवार के लोगों को फैलाया प्रदेश भर में एक्टिव करके। अब इन दिनों 4 विधानसभा उपचुनाव पर कर रहे अंदरूनी मंथन, लगातार वहीं पर नजर है। अक्सर शांत रहकर सुनते रहते भाजपाइयों की बातें, कम बोलना ज्यादा सुनना, और मंथन से लेकर प्रवासों पर रहना है उनका खास फोकस। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष से रहता नियमित संवाद भी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से लेकर गृह मंत्री तक से लगातार चर्चा भी करते हैं, फोन पर बातचीत भी होती है। अब हालांकि लगातार नजर है बदलते समीकरण पर।
देश के विभिन्न हाईकोर्ट में जजों के पद खाली चल रहे हैं, जो भी चिंता की बात है। देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स, विभिन्न हाईकोर्ट जहां पर जजों के पद खाली हैं। पटना हाईकोर्ट में 53 में से सिर्फ 21 जज कार्यरत हैं, 32 पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों के पद खाली। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े और जस्टिस इंदु मल्होत्रा अगले महीने रिटायर हो रहे हैं और इसी साल जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस रोहित नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा भी रिटायर होने वाले हैं। वरिष्ठता में तीसरे स्थान पर जस्टिस अकील कुरैशी के सुप्रीम कोर्ट आने की चर्चाएं भी जोरों से चल रही हैं। उनके मध्य प्रदेश रहते कॉलेजियम की सिफारिश बदलने के संकेत। जस्टिस विक्रमनाथ जस्टिस डी.एन. पटेल के बाद तीसरे नंबर पर हैं। अब क्या होगा, इसको लेकर विस्तृति है कि कौन सुप्रीम कोर्ट जाता है। फिलहाल अलग अलग हिस्सों में जो जज हैं उनकी संख्या कम भी है, पद खाली भी हैं। इसको लेकर भी कई बातें निकलकर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट में 53 में से सिर्फ 21 जज हैं, 32 पद खाली चल रहे हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों के पद खाली हैं। यहाँ पर इन रिक्त पदों में किसको भरा जाता है या फिर जो पद खाली है वहाँ पर किसको स्थान दिया जाता है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। और जो कार्यकाल जिनका खाली खत्म हो रहा है या फिर जो रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद वहां पर कौन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में किसको जगह दी जाएगी, इसको लेकर कई बातें, कई नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। उस पर अब मंथन भी चल रहा है। किसका नाम फाइनल होता है, इस पर लगातार नजर रहेगी। क्या बड़े साहब को रास आएगा नया बंगला? जी हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर भी है। क्या बड़े साहब को रास आएगा नया बंगला? क्या ये बंगला हटाएगा प्रवासी का टैग? साहब को नया बंगला मिलने के साथ हो रही पावर गैलरी में चर्चा भी। पानी वाले साहब के लिए क्या लहलहाएगी उम्मीद की फसल, वरना तो गेस्ट हाउस में रहने से अब तक उन्हें माना गया सिर्फ गेस्ट। और वहीं साहब भी पूरी शिद्दत से लगे हुए थे दिल्ली की फिराक में, लेकिन अब स्थायी बंगला मिलने से ये चर्चा भी जोरों से चल रही है कि फिलहाल साहब को दिल्ली लगने लगी है दूर और दिल्ली का रास्ता फिलहाल उनके लिए साफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब उसके बजाय फिलहाल यही रहना मान रहे हैं वो मुनासिब भी, मुफीद भी। और 1-10 गांधीनगर के रूप में मिला उन्हें आशियाना। अब वहां पर क्या उनकी जो आशियाने की फसल है वो लहलहाएगी, इसको लेकर भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। क्या भाजपा में आएंगे गुलाम नबी आजाद? चर्चाएं लंबे वक्त से भी चल रही हैं। कई बार हालांकि वो खुद मना कर चुके हैं, लेकिन इसके इतर भी सियासी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर कि क्या भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी की कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे में गिनती होती है। अमूमन अक्सर पिछले कई दिनों से आप सुन भी रहे हैं, कई महीनों से सुन रहे हैं। संगठन में चुनाव के पक्षधर होने से कांग्रेस अलकमान से दूरी और साथ ही जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को उपयुक्त चेहरे की तलाश है। भाजपा लगातार फिराक में है कि कांग्रेस के खेमे से किसी मजबूत चेहरे को खिसका लिया जाए। अब क्या गुलाम नबी आजाद वो चेहरा होंगे? गुलाम नबी आजाद क्या आगे आएंगे, भाजपा में शामिल होंगे, भाजपा का हिस्सा बनेंगे? तमाम चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि गुलाम नबी को कांग्रेस केरल से भेज सकती राज्यसभा। अब ये भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि गुलाम नबी को एक बार फिर से कांग्रेस केरल से भी राज्यसभा भेज सकती है। इस पर भी कांग्रेस की अंदरूनी स्तर पर अंदर खाने चर्चाएं चल रही हैं, मंथन हो रहा है। गुलाम नबी पर बाहरी के ठप्पे से वायलार रवि को दोबारा मौका संभव और कांग्रेस किसी नए स्थानीय नेता को भी भेज सकती है राज्यसभा। अलबत्ता खुद गुलाम नबी आजाद कर चुके भाजपा में जाने जैसे खबरों का खंडन। टीकाकरण पर नियंत्रण खत्म करेगी केंद्र सरकार। नियंत्रण मुक्त करने पर बढ़ेगी वैक्सीनेशन। वैक्सीन की कीमत तय कर निजी अस्पतालों को टीकाकरण की दे सकती है अनुमति केंद्र की सरकार। अमेरिका में हर दिन 17 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। भारत की दोनों निजी कंपनियों में 8 करोड़ डोज हर महीने बनाने की क्षमता है। प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे टोल हुए पूरी तरीके से फास्टैग। मध्यरात्रि से सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजाओं पर सभी लेन फास्टैग कर दिए गए। प्रदेश में अभी 90% वाहनों पर ही लगा है फास्टैग। एनएचएआई ने प्रदेश के सभी 89 टोल प्लाजा पर ऑल लेन फास्टैग लेन। बिना फास्टैग दोगुना देना होगा टोल, दोगुनी रकम चुकानी होगी। सभी प्लाजाओं पर फास्टैग काउंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। हाथों हाथ लगाए जा रहे वाहनों पर एक्टिव फास्टैग। दौसा के तकनीकी महकमे के 2 साहबों के छूट रहे पसीने। जी हाँ, 20 लाख का पुख्ता हिसाब मांग रहे हैं बॉस। ये बड़ी जानकारी। अब हिसाब दें तो कहां से दें? ये तकनीकी साहब पुराने खिड़की दरवाजे टॉयलेट्स के ठोक दिए नए बिल। चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा हश? बॉस को 2 टूक हिसाब चाहिए 20 लाख का। अब कार्रवाई के डर से छूट रहे दोनों साहबों के पसीने। वो सिस्टम की बदनामी का डर वो अलग से है। 10 लाख की घूसखोरी की आरोपी एसडीएम पिंकी मीणा की शादी आज होनी है। राजस्थान न्यायिक सेवा के अफसर से हो रहा है विवाह। एसडीएम पिंकी मीणा घूसखोर
की शादी आज हो रही है। राजस्थान न्यायिक सेवा के अफसर से उनकी शादी हो रही है। पिंकी मीणा के वेडिंग कार्ड पर लिखा हुआ है और वेडिंग कार्ड की चर्चाएं बहुत हो रही है। उसमें क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। वेडिंग कार्ड में लिखा हुआ है पिंकी मीणा के, इतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। शादी के कार्ड पर राधा कृष्ण की झूला झूलते तस्वीर भी है, फोटो भी है। मेहमानों से मास्क लगाने, कोविड नियमों का पालन करने की अपील की गई है। पिंकी की शादी की रस्मों की शुरुआत 11 फरवरी से ही शुरू हो गई थी। आज चाक भात, बारात का स्वागत के बाद होगा विवाह। शादी के बाद 21 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। 22 फरवरी को उनकी जमानत पर फिर से सुनवाई होगी। निरंजन आर्य के सामने एक नई चुनौती आ गई है। जी हाँ, 26 फरवरी को होने वाली अपने पुत्र की शादी बनी चुनौती। आखिर शादी में किसे बुलाए और किसे नहीं, ये भी एक असमंजस की स्थिति है। किसको बुलाया जाए, किसको नहीं बुलाया जाए, इसी उधेड़बुन में लगा है आर्य परिवार। आर्य दंपति का है बहुत बड़ा सोशल, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क। ऐसे में कोरोना को देखते हुए आमंत्रित जो लोग होंगे या फिर आमंत्रितों का चयन करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। अलबत्ता 5 दिनों तक चलेगा शादी का पूरा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सदस्य भी होंगे, विधायक भी होंगे। अफसरों के शादी में शामिल होने की संभावना भी है। और साथ ही साथ अलबत्ता आर्य परिवार को आर्य से है बड़ी शिकायत। विधानसभा और सचिवालय की बैठकों के चलते आर्य नहीं निकाल पा रहे हैं शादी की तैयारियों के लिए वक्त भी। मीडिया में बढ़ती गोविंद सिंह डोटासरा की लोकप्रियता। जी हां, मीडिया में लगातार गोविंद सिंह डोटासरा की लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ रही है वो भी आपको समझाते हैं। राहुल के दौरे के दरमियान इसका दिखा साफ असर, साफ प्रभाव। गहलोत के बाद अब डोटासरा भी बने मीडिया का आकर्षण और अपने खुले मन और खुली बातचीत से सबका आकर्षण वो ले लेते हैं, आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। राहुल की यात्रा के दरमियान हुआ एक दिलचस्प किस्सा। पत्रकारों ने की थी मुख्यमंत्री और डोटासरा से अपील, दोनों के साथ फोटो खिंचवाने की अपील। ऐसे में फोटो खिंचवाते समय डोटासरा ने कर ली सीएम से मास्क हटाने की गुजारिश। कहा मास्क में नहीं आती है अच्छी तस्वीर। और इस पर चुटकी लेते हुए सीएम ने पूछा कि कहीं आप मास्क विरोधी तो नहीं है। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।